अब देखो लास्ट क्लास में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो देखनी शुरू करी, हमने थर्ड प्रॉपर्टी तक बात करी, तो बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 मिनट में जो लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज करी उनको रिकॉल करते हैं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे काम करते हैं। तो बस सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास की करी हुई बस ऑब्जर्व करो। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या करी थी कि a से b तक fx dx निकालो या a से b तक ft dt निकालो, सेम आंसर है। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड हमने देखी कि a से b fx dx करो और उसकी लिमिट्स अगर घुमा दो, अपर लोअर लिमिट अगर घुमा दो तो बस बाहर माइनस साइन आ जाएगा, जिसका हमने बेसिक सा रीजन भी समझा था। थर्ड प्रॉपर्टी हमने करी कि अगर हम चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं, a से b तक के इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, a से c, c से b, या जितनी मर्जी बार ब्रेक कर सकते हैं। ये हमने फर्दर नोटिस करा था कि a से b तक को a से c, c से d, d से e, e से b ब्रेक करो, जिस पे हमने थोड़े से क्वेश्चंस करे। तो अब आज वाली क्लास में उसी पॉइंट से फर्दर डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं थ्रू क्वेश्चन। तो ये अपने आप सॉल्व करो। देखो है सिंपल, पर हमारा हाथ खुला होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने ये अटैक करना है। हमें किसी ने कहा कि 0 से 2 इसको सॉल्व करो, तो अब जो हमारी पहले की अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या थी कि इसको पहले इंडेफिनिट से इंटीग्रेट करो और फिर आगे उसको सिंपली लिमिट्स पुट करा दो, अपर लोअर लिमिट। पर अब यहां पे वो हो नहीं पा रहा, ये टर्म हमसे इंटीग्रेट तो नहीं हो पा रही। तो अब क्या करें? तो हमें क्लिक करा कि पहले इस मॉडुलस को हटाओ। मॉडुलस को हटाने के लिए क्या सोचो कि मॉडुलस के जो अंदर टर्म है वो टर्म कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है। क्या सोचो? मॉडुलस के अंदर जो टर्म है वो टर्म कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है, ये पता करो। तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ा कि जो ये वाली टर्म है ये टर्म कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव है, और वो करना हमें आता था। क्या करा? इसको करा फैक्टराइज, x + 3 x - 1, हमने डायरेक्टली नंबर लाइन बनाई। हमें क्लियरिटी है कि ये रहा -3 और ये रहा 1, तो हमें क्लियरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें पता है कि -3 से लेके 1 तक ये टर्म नेगेटिव है और फिर 1 के आगे ये टर्म पॉजिटिव है। पर हमें -3 से तो कोई मतलब ही नहीं, हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 0 से लेके 2 तक। तो 0 से 2 के बीच में ये टर्म कब नेगेटिव है? 0 से लेके 1 तक ये टर्म नेगेटिव है। कैसे पता चला? जब हमने इसका बिहेवियर देखा डायरेक्टली जंप मेथड से। -3 से 1 तक ये टर्म कैसी है? नेगेटिव। तो 0 से 1 कैसी हो गई? नेगेटिव। तो उसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? सिंपली उसके बाहर माइनस साइन लगा लेंगे। तो 0 से 1 हमने मॉडुलस हटाया और बाहर माइनस साइन लगाया, और फिर डायरेक्टली 1 से 2 हमने उस टर्म को लिखा एज इट इज। तो एग्जैक्टली हमारे सोचने का, बोलने का ढंग ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था हमारा राइट प्रोसेस। 0 1 और ये फिर 2। 0 से 1 तक नेगेटिव है, 1 से 2 ये टर्म पॉजिटिव है। तो 0 से 1 तक ये बनती और 1 से 2 ये बनती। तो सिंपली हमने ब्रेक करा, इसको 0 से 1 ब्रेक करा और बाहर लिखा इसके माइनस साइन, और फिर 1 से 2 ब्रेक करा और उसको लिखा एज इट इज x² + 2x - 3। उसके बाद देयर वाज नो स्किल, सिंपली डायरेक्टली हमने इसको करा इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में कोई ट्रिक नहीं, फिर अपर लोअर लिमिट डाली और फाइनल आंसर बना दिया। पर सेंस क्या था? एग्जैक्टली वही कि हम इस टर्म को तोड़ें। क्यों ब्रेक करें? क्योंकि हमें दिखा कि डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये लाइन सुनना, ये जो एक्सप्रेशन है ये अपना कैरेक्टर चेंज कर रही है फ्रॉम 0 से 2। तो वो जहां जहां पे चेंज कर रही है वहां वहां पे हमें उसको वही फंक्शन लेना चाहिए था जो कि वो एक्चुअली है। तो हमें दिखा कि 0 से 1 ये फंक्शन को ये बनना चाहिए और 1 से 2 इस फंक्शन को ये बनना चाहिए। तो अपने आप को ऐसे बुलवाओ। अब एग्जैक्टली इसी पॉइंट को अप्लाई करता फिर से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका पूरा कंप्लीट आंसर बनाना। अब ये करो। अब देखो सेम अंडरस्टैंडिंग, x³ - x में का मॉडुलस है बाहर, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको ब्रेक कैसे करें। तो हमें ये क्लियरिटी है कि इसको ब्रेक करने के लिए हमने मॉडुलस को हटाना है। तो उसके लिए हमें इस अंदर वाली टर्म x³ - x के बिहेवियर को सोचना पड़ता। तो उसको हमने फैक्टराइज कर लिया, x कॉमन लिया, x × x - 1 x + 1। जब मेथड से हमने पॉइंट्स बनाए वो आ गए -1 0 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो हमें क्लियरिटी है कि देखो हमें अब इससे समझ में आ गया, हमने इसको देखना कहाँ से है? -1 के आगे देखना है। तो उससे पहले से तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं, उससे हमें मतलब नहीं। -1 से 0 तक ये टर्म कैसी है? पॉजिटिव। हमें कैसे पता चला? जब मेथड से। तो हमें इसको -1 से 0 ब्रेक करना है और उसको रखना है पॉजिटिव, फिर 0 से 1 ब्रेक करना है, उसको रखना है नेगेटिव, और फिर 1 से 2 ब्रेक करना है, उसको रखना है पॉजिटिव। तो ये वाली टर्म एक्चुअली 3 हिस्सों में टूटती।
-1 से 2 तक का इंटीग्रेशन 3 हिस्सों में ब्रेक होता है, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि ये इन तीनों हिस्सों में ये अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमने इसको ब्रेक करा। -1 से 0, फिर आगे 0 से 1, फिर 1 से 2, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। -1 से 0 टर्म कैसी है? पॉजिटिव। 1 से 2 कैसी है? नेगेटिव, इसलिए इसके बाहर देखो माइनस साइन आ गया। फिर 1 से 2 कैसी है? फिर से पॉजिटिव। तो जो हमारी राइट एक्सप्रेशन बनती वो ये बनती। ये बनी टर्म। अब सिंपली हमने इसको इंटीग्रेट करा और केवल लिमिट्स डाली, उसके बाद कोई स्केल नहीं। इंटीग्रेशन सिंपली x की पावर 4/4 माइनस x²/2। तो जो अकेला काम था इस क्वेश्चन में सही समझने का, वो एक्चुअली ये स्टेप है। हमारी कॉपी में ये बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए था। उसके बाद ऑब्वियसली इंटीग्रेशन कंप्लीट करके जवाब भी बनाना, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। एंड तक आंसर बनाया, उसको टैली करा। अगर यहाँ पे भी कहीं गलती करी है तो इट इज़ पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस मिस्टेक, वो सही होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर बिल्कुल सही बनना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना एक्चुअली बहुत सिंपल है, पर उसको देख के गिव अप मत करना। ये मत सोचना कि मैंने ऐसा करा नहीं, बिल्कुल होने वाला है। सोचना, टाइम स्पेंड करना, फिर जाना उस क्वेश्चन पे। मतलब उस क्वेश्चन से भागना मत। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, पर ध्यान से अपने आप करो। अब देखो, हमें 0 से 3 तक कहा कि जिनटेक्स को इंटीग्रेट कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब ये सोचो और याद रखना कि कभी भी ऐसे की सिचुएशन में अगर मान लो ब्लॉक हो, तो ये सोचो कि जिनटेक्स क्या होता है। जिनटेक्स एक्चुअली क्या होता है, इसका ग्राफ भी हम जानते हैं, हमें पूरी कहानी समझ में आती है कि देखो 0 से 1 तक ये 0 रहता है, 0 से 1 तक ये क्या रहता है? 0। फिर 1 से 2 ये क्या बन जाता है? 1, 2, फिर ये 2 से 3 क्या बन जाता है? 2, एंड सो ऑन। पर सो ऑन हमने देखना नहीं, क्योंकि हमने जाना 3 तक है। तो इस रीजन से हमें क्लियरिटी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में तोड़ा वैसे ही हमें समझ में आता है कि इसको भी ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करो? 0 से 1 लो, क्यों? क्योंकि उस इंटरवल में ये फंक्शन कुछ और है। फिर 1 से 2 लो, क्यों? क्योंकि उस इंटरवल में ये फंक्शन कुछ और है। फिर 2 से 3 लो, ऐसे करो ब्रेक। तो हमने इसको ब्रेक करा, 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3। 0 से 1 के बीच में जिनटेक्स क्या है? 0। 1 से 2 क्या है? 1। 2 से 3 क्या है? 2। तो डायरेक्टली अब इसको इंटीग्रेट करना इज नथिंग। डायरेक्टली इंटीग्रेट करा, ये x हो गया, 2x हो गया। अपर लोअर लिमिट डाली, आंसर निकाला फाइनली, वो आ गया 3। ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो, और ये है पहला सेंस। पर इसी के साथ फिर से उस पॉइंट को रिकॉल करते हैं कि जब हमें कहा जाता है कि fx dx को इंटीग्रेट करो a से b तक, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, हमें अंदर अंदर पता होना चाहिए। हम इन वर्टिकल स्ट्रिप्स का समेशन निकाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम इन वर्टिकल स्ट्रिप्स का समेशन निकालें तो क्या हमें दिखता है कि ये तो 0 ही आ गया, क्योंकि इस केस में y कितना है? 0। यहाँ पे क्या बनता? ये वाला एरिया, और यहाँ पे क्या बनता? ये वाला एरिया। अब सोचो तो ये एक ये डायरेक्टली क्या बना? रेक्टेंगल जिसका बेस 1 है, इसकी हाइट भी 1 है। ये भी रेक्टेंगल बना जिसका बेस 1 है और इसकी हाइट 2 है। तो इसका एरिया कितना आ गया? 2। इसका एरिया कितना आ गया? 1। इसका एरिया कितना आया? 0। तो आंसर 0 + 1 + 2 दैट इज 3 बनता। देखो वही हमारा सॉल्व करके भी बना। तो हमारे माइंड में ये पिक्चर क्लियरली बननी शुरू होनी चाहिए कि इसी बात को देख पाने का एक ढंग डायरेक्टली ग्राफिकली भी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब कभी जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करो या कल को किसी भी एग्जाम के लिए करो, तो हमारा सेंस बिल्कुल राइट बना होना चाहिए कि एक्चुअली इस टॉपिक में अंदर अंदर हो क्या रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट करो। अब देखो टर्म थी मॉडुलस x - 1 + x - 2 + x - 3। अब देखो अलग अलग बच्चा इसको अलग अलग तरीके से डील करता है। मतलब आई हैव सीन कि कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, सिंपली इसको 1 से लेके 4 तक इसको अलग कर लिया, मॉडुलस x - 1 dx, प्लस अलग नेक्स्ट टर्म को ब्रेक कर लिया 1 से 4 तक, मॉडुलस x - 2 dx। देखो फिर अलग अलग करा, ठीक है। वो इस पहले वाले को 1 से लेके 1 के आगे ही है तो इसलिए पॉजिटिव ही है, 1 से ही हमने इंटीग्रेट करना है। और 1 से 4 के बीच में हमें दिखता है कि x - 1 1 से पहले नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव है। तो x - 1 का जब मॉडुलस हटाएंगे तो 1 के आगे तो वो पॉजिटिव ही है, तो सिंपली 1 से 4 तक सिंपली x - 1 बन जाता। जो x - 2 वाली टर्म बनी उसको 1 से 2 तक ब्रेक करते, फिर 2 से 4 तक, 1 से 2 नेगेटिव, 2 से 4 पॉजिटिव, फिर ऐसे ही इसको 1 से 3 तक करते हैं, फिर 3 से 4 तक। एक तरीका ये था। पर रिकॉल करो हमने कभी बिल्कुल शुरू के टाइम पे इनइक्वालिटीज पे इसकी अंडरस्टैंडिंग और बनाई हुई है। बिल्कुल अगर सोचो तो हमें ये पता है कि अगर हमें इस टर्म को तोड़ना पड़े तो कैसे ब्रेक करते हैं, इसमें रीजन्स बनाते। एक हिस्सा सोचो जब x 1 से कम है, एक हिस्सा सोचो जब x 1 से कम है।
जब x 1 से कम होगा तो x माइनस वन, सोचो x माइनस वन कैसा होगा, नेगेटिव। x जब 1 से कम है तो x माइनस टू भी नेगेटिव है, x माइनस थ्री भी नेगेटिव है। तो x के 1 से कम होने पे ये तीनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इनका मॉडुलस हटाते और तीनों के बाहर माइनस साइन लगा देते, तो एक रीजन बनता x लेस देन 1 वाला। पर वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि x तो है ही इस क्वेश्चन में 1 से बड़ा, तो इसलिए उसको छोड़ो। जब x 1 से बड़ा हो पर 2 से कम हो, एक हिस्सा बनता कि जब x 1 से बड़ा हो, इक्वालिटी कहीं पे भी ले लो उसका फर्क नहीं पड़ता, और मान लो 2 से कम हो। जब x 1 से बड़ा होगा तो जो ये x माइनस वन है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पर x 1 से तो बड़ा है तो ये टर्म तो पॉजिटिव है, तो इसका मॉडुलस हटाएंगे और इसको एज इट इज लिख देंगे x माइनस वन। पर x माइनस टू का क्या करेंगे, x 1 से तो बड़ा है पर 2 से कैसे हमें पता नहीं, तो हमने अपने आप डिसाइड कर लिया कि x को 1 और 2 के बीच में ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच में क्या होता कि ये टर्म तो पॉजिटिव होती पर x माइनस टू नेगेटिव होता। तो अब x माइनस टू नेगेटिव है तो इसलिए इसका मॉडुलस हटता और बाहर माइनस आ जाता। x1 अगर x 2 से कम है तो x 3 से भी ऑब्वियसली कम है, तो इसलिए x के 1 और 2 के बीच में होने पे ये x माइनस वन रहता, ये माइनस ऑफ x माइनस टू हो जाता और ये माइनस ऑफ x माइनस थ्री हो जाता। तो हमारी कॉपी में ये टर्म लिखी होनी चाहिए थी अगर हम एक साथ ब्रेक करते तो अब हमने सेकेंड रीजन बनाया कि x 1 और 2 के बीच में। लेस देन 1 का कोई रोल नहीं, क्योंकि फंक्शन में x जो है वो शुरू ही 1 से है, इसलिए इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं, पर ब्रेक करने को कर लिया। जब x 1 और 2 के बीच में है तो ये x माइनस वन तो पॉजिटिव है पर ये दोनों को हमने नेगेटिव लिखा, तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस एक्स प्लस फोर आ गया, बड़ी बात नहीं है। जब x 2 और 3 के बीच में होगा तो क्या होगा, अब हमने अगला इंटरवल बनाया कि x 2 से बड़ा है पर 3 से कम है, तो उस केस में ये दोनों हो जाते हैं पॉजिटिव, x माइनस वन x माइनस टू, पर ये नेगेटिव होता, वो अकेला आ गया x। अगला केस बनाया कि x 3 से भी बड़ा है, तो उस केस में ये तीनों टर्म्स मॉडुलस के अंदर वाली पॉजिटिव होती, तो इसलिए मॉडुलस हटा के वो एज इट इज ही आ जाती, ये बना। अब बात बनी तो हमें समझ में आया कि 1 से 2 के बीच में फंक्शन हमने ये लेना है, 2 से 3 के बीच में फंक्शन ये लेना है, 3 से बड़े होने पे फंक्शन ये लेना है। 3 से बड़ा हमने कहाँ तक जाना था, 4 तक, तो सिंपली अब हमने इसको उसके बाद क्लियरली ब्रेक कर दिया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसलिए ऐसे ब्रेक करा। तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी में समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन अगर एग्जाम में इसके अलावा कोई नया भी आ गया तो भी हमसे ब्रेक होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी कॉपी में एग्जैक्टली ये टर्म बनी होनी चाहिए विथ 100% कॉन्फिडेंस कि हमने ये बनाया क्यों, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एग्जैक्टली हमें बिल्कुल माइंड में घुसा होना चाहिए कि हम लोग इसको इस तरीके से क्यों ब्रेक कर रहे हैं। तो उसके बाद देन देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन। इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है, हमने करा, डायरेक्टली टर्म बनाई तो आंसर बना 19/2। ये था एक सेंस, ऐसे करा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर हमने कभी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्पस हमें इसका ग्राफ भी आता है, मॉडुलस x माइनस वन प्लस मॉडुलस x माइनस टू प्लस मॉडुलस x माइनस थ्री। इसका ग्राफ अगर रिकॉल करो, अब इसी फंक्शन को हमने सॉल्व करा, आंसर क्या बना देखो, 19/2। 100%, 100% वी शुड बी एबल टू ब्रेक दिस एक्सप्रेशन। यही काम हमने कभी 11th में लीनियर इनइक्वेशंस में भी करा था। अगर मान लो मिस कर गए, भूल गए, कोई ट्रबल नहीं, अब सही होना चाहिए। नहीं कर पाए इसको फिर नोटिस करो और पॉज करके अपने हाथ से निकाल के देखो, ये तब आएगा। और दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब इसी क्वेश्चन में सोचो, इसी में सोचो कि मॉडुलस x माइनस वन प्लस मॉडुलस x माइनस टू प्लस मॉडुलस x माइनस थ्री, हमें एक्चुअली इसका कंबाइंड का ग्राफ भी आता है। कैसे, 1.1, 1.2, 1.3। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे का बनता है, रिकॉल करो, ये हमने कभी बनाया हुआ है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर्पस, तो हमें इसका ग्राफ भी ये वाला आता है। चलो इसको और इधर बना लेते हैं तो और ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये चलो 4। तो मॉडुलस x माइनस वन तक ये ऐसा बना, मॉडुलस x माइनस टू ऐसा, मॉडुलस x माइनस थ्री ऐसा, और फिर उसके बाद ये ऐसा। तो ये ऐसे एक बाउल सा बना लेता है, ऐसे कटोरी सी बन जाती है इसके ग्राफ की, जिसमें क्लियर है कि x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री की जगह कुछ और भी टर्म्स होती और यही इस तरह की एक्सप्रेशन होती, तो उसकी शेप ऐसे की बन जाती है। तो अब मान लो अगर मुझे कोई बोले कि 1 से लेके 4 तक इसका एरिया निकाल दो, मतलब एक्चुअली इसको इंटीग्रेट कर दो, तो हमें अंदर अंदर क्लियरिटी है कि हमसे कहा गया है ये वाला एरिया निकालने को, हमने ये निकालना है। तो
अब अगर इसको निकालना है तो एक और ढंग सोचने का, केवल सुनो, अभी अप्लाई मत करना, पर याद रखना कि एक और तरीका अगर देखो तो क्या हमें दिखता है कि ये सारे एक्चुअली ट्रिपीजियम्स बने। और बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि हमारी जब क्लैरिटी इस लेवल पे हो जाती है ना, तो फिर क्वेश्चंस ये कुछ नहीं है, 10 सेकंड्स में होने वाले बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हमने ये निकालना है। तो अब इसी क्वेश्चन को देख पाने का एक तरीका बिल्कुल क्लियरली ये बनता कि इसकी 1 पे, अब इसका इस फंक्शन की वैल्यू निकालो 1 पे। हमने x को डाला 1 तो ये 0 हो गया, ये कितना बना 1, ये कितना बना 2, 1 - 2 1, उसका मॉडुलस डायरेक्टली 1 आ गया, x को 1 डाला ये आ गया 2, तो 1 + 2 3, यहाँ हाइट कितनी है 3, x को 2 डाला तो ये बना सिंपली 1, ये भी बना 1, तो यहाँ पे हाइट है 2। इसकी वैल्यू निकाली, 3 डाला तो ये आ गया 3 - 2 1, 3 - 1 2, यहाँ हाइट है 3, x को 4 डाला तो ये आ गया 3 + 2 + 1 विच इज 6, 3 + 2 5 + 1, ठीक है। तो अब मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो वो क्या होता, हाफ ऑफ हाइट कितनी है 1 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो हो गया 5। दूसरा क्या बना, हाफ ऑफ हाइट विच इज 1 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 + 3 विच इज अगेन 5। तीसरा क्या बना, हाफ ऑफ हाइट विच इज 1 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 3 + 6 विच इज 9। तो इसी सवाल का जवाब एक्चुअली अगर हम इसको फिगर बना के करते, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम इसको ऐसे करते, ऐसे भी ना करते, तो ये बनता, ये कितना बन गया, सिंपली 10 + 9 19/2। और देखो वही हमने सेम आंसर पूरा सॉल्व करके बनाया था। तो हमें ये अप्रोच आनी चाहिए कि हम सेम गेम को कैसे कैसे प्ले कर सकते हैं। तो जब हमारा इस तरीके से कॉन्फिडेंस बनता है, फिर जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए वो सिंपल है। तो हमें राइट तरीके से सोचना सीखना है। क्वेश्चंस का कोई रोल नहीं, हजारों आएंगे हम सब सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा सेंस एग्जैक्टली 100% करेक्ट बनना चाहिए, देन देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन। अब ऐसे ही नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट में भी कोई स्किल नहीं है, उसमें भी उसके लॉजिक को ब्रेक करना, अपने आप ब्रेक करो, तो जो सेंस बनेगा ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, अपने आप सॉल्व करो। हमें टर्म दी कि 0 से लेकर 2 तक जेंट ऑफ 2x को इंटीग्रेट करो। तो अब डायरेक्टली हम कर नहीं पा रहे, तो पता है हमें सोचना कैसे चाहिए था। अब देखो जेंट ऑफ 2x का ये 2 बाहर नहीं आ सकता, ऐसे की गलती मत करना। जेंट ऑफ 2x को कई बच्चे पैनिक होके इसको 2 टाइम्स जेंट x बनाने की करते हैं, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने सिली मिस्टेक नहीं करनी। जेंट x में जो अकेली कहानी हम कर सकते हैं वो ये कि मान लो जेंट ऑफ x + 3 लिखाओ, मतलब ये कोई सिंपली कोई नेचुरल नंबर अगर साथ में इंटीजर अगर मान लो एडेड हो, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, जेंट x + 3 ऐसा कर सकते हैं, मतलब हम इसको बाहर ला सकते हैं। उसके अलावा कभी कुछ और मत करना, तो उस तरह के एरर में मत जाना। तो चलो अब अगर जेंट ऑफ 2x को हमने ब्रेक करना है तो क्या करें, हम ब्लॉक हो गए। तो हमें क्या सिखाया गया है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, बिल्कुल जड़ पकड़नी चाहिए थी कि जो जेंट होता है वो, अगर ये जो जेंट है, जब अब 2x के बारे में सोचो, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मिस कर गए तो, जब x को वैरी कराओगे 0 से लेके 2 तक, जब x को वैरी कराओगे 0 से लेके 2 तक, तो जो 2x है वो कैसे कैसे वैरी करेगा उसके बारे में सोचो। जब x वैरी करेगा 0 से लेके 2 तक, तो जो 2x है वो वैरी करेगा 0 से लेके 4 तक। x के 0 से 2 वैरी करने पे 2x का आंसर कैसा आ रहा है, 0 से लेके 4 तक। मतलब इस जेंट वाली मशीन के अंदर जो नंबर जा रहा है वो नंबर 0 से लेके 4 तक वैरी कर रहा है। अब जेंट वाली मशीन बड़ी कमाल की मशीन है। ये क्या करती है कि अगर इसके अंदर नंबर 0 से 1 हो तो ये कोई और आंसर देती है, 1 से 2 हो तो कोई और आंसर, 2 से 3 कोई और, 3 से 4 कोई और। तो हमें अब ये जो नंबर है, इस नंबर के बारे में सोचो। ये नंबर वैरी कर रहा है 0 से लेके इसके इसमें 4 तक। हमें देखा कि ये नंबर एक्चुअली वैरी कर रहा है 0 से लेके 4 तक। तो अब जब ये नंबर जब 0 से 1 होगा, ये नंबर जब 0 से 1 होगा, 2x जब 0 से 1 होगा तो उसका जेंट कितना आएगा, 0। जब ये नंबर 1 से 2 होगा तो उसका जेंट कितना आएगा, 1। जब ये नंबर 2 से 3 होगा, जब ये नंबर 2 से 3 होगा तो उसका जेंट कितना आएगा, 2। और जब ये नंबर 3 से 4 होगा तो उसका जेंट कितना आएगा, 3। तो हमें इसको ब्रेक करना चाहिए था कि ये 0 से 1 हो। तो अब ये सोचो कि 2x 1 कब होगा, तो 2x 1 तब होगा जब x बराबर होगा 1/2 के। तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को ब्रेक ऐसे करना चाहिए था, बहुत ध्यान से सुनना, 0 से 1/2,
0 से 1/2 2x एक ऐसा नंबर बनता जो 0 से 1 के बीच में होता, उसका जिंट कितना हो जाता 0। फिर अब ये सोचो कि ये नंबर 1 कब बनेगा, ये नंबर 1 बना कहाँ, जब ये x बराबर है 1/2 के। अब ये नंबर 2 कब बनेगा, ये नंबर एक्चुअली 2x वैरी कर रहा है 0 से लेके इस केस में 4 तक। अब सोचो कि ये नंबर 2 कब बनेगा, तो 2x 2 कब बनेगा, जब x होगा 1। तो हाफ से लेके 1 तक, तो हमें इस क्वेश्चन को एक्चुअली ऐसे ब्रेक करना पड़ता, 0 से हाफ, फिर हाफ से 1। हाफ से 1 के बीच में ये नंबर कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, ये नंबर वैरी करेगा 1 से 2 तक। तो सिंपली उसका जिंट कितना हो जाएगा 1। उसके बाद सिंपली बिल्कुल सेम तरीके से 1 से लेके, अब ये नंबर एक्चुअली 3 कब बनेगा, देखो यहां पे x के 1 होने पे ये क्या बना 2। अब 2x 3 कब बनेगा, जब x होगा 3/2। और इतने इंटरवल में ये सिंपली इसका जिंट हो जाता 2। बिल्कुल ऐसे ही 3/2 से लेके 2 तक इसका जिंट हो जाता 3। एक्चुअली ये थी वो एक्सप्रेशन जो हमने राइट बनानी थी। देखो उसको तोड़ा कैसे, और बहुत सिंपल है, पहली बार केवल हमें लगता है डिफरेंट, पर है सिंपल सा। 2x के बारे में सोचो कि x के 0 से 2 तक वैरी करने पे 2x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, और ये बहुत सिंपल कैटेगरी है, अभी इस पर बहुत आगे जाएंगे, पर अभी शुरू करते हैं। ये नंबर वैरी कर रहा है 0 से लेके 4 तक, तो 0 से 4 जाते समय ये कभी 0 से 1 होगा, कभी 1 से 2 होगा, कभी 2 से 3 होगा, कभी 3 से 4 होगा। तो हमने वो पॉइंट्स पता करे कि ये कब 1 हो रहा है, कब 2 हो रहा है, कब 3 हो रहा है, कब 4 हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग x निकाल के यहाँ पे हमने उनको डायरेक्टली टर्म को तोड़ा। अब 0 से 1 ये तो 0 ही है, उसका इंटीग्रेशन आ गया 0। ये क्या बना, सिंपली 1 - 1/2 विच इज 1/2 × 1। ये क्या बना 3/2 - 1 विच इज × 2। तो ये × 2 टाइम्स ऑफ 3/2 - 1 हो जाएगा, प्लस ये भी इंटीग्रेट करके सिंपली 3 टाइम्स ऑफ 2 - 3/2 हो गया। ये सिंपली ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो मेरा आंसर आ गया हाफ प्लस 2 × हाफ प्लस 3 × हाफ विच इज़ वॉट 1 + 2 + 3 विच इज़ 6, 6 का हाफ विच इज़ 3। तो 3 मेरा कंप्लीट आंसर है। कई बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, क्योंकि पहली बार देखते हैं तो पैनिक होते हैं, तो वो लोग उस क्वेश्चन को गलती से ऐसे तोड़ने की करते हैं, 0 से 1 फिर 1 से 2। ये गलत है, ऐसे इस टर्म ने ब्रेक नहीं होना था, हमें इसको राइट तरीके से तोड़ना था, एग्जैक्टली ऐसे। अब इसी अंडरस्टैंडिंग को, इसको फिर से नोट करो, अपने माइंड में इसकी राइट पिक्चर बनाओ कि हमने अभी अभी क्या देखा। अब इसी बात को अप्लाई करो अपने आप, बिल्कुल सेम तरह के इस क्वेश्चन में सेम है, पर अब इस वाले को राइट करना बिल्कुल। अब ये करो, अब देखो टर्म थी 1 से लेकर 2 तक जिंट ऑफ 3x। अब हमें समझ में आता है कि हमने जिंट को तोड़ना किस बेसिस पे होता है, कि जिंट के अंदर वाला नंबर क्या है। देखो जिंट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जिंट के अंदर वाला नंबर होगा, जिंट के अंदर वाला नंबर अगर मान लो 5 से 6 के बीच में हो, तो जिंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा 5। अगर जिंट के अंदर वाला नंबर अगर 10 से 11 के बीच में हो, तो जिंट का आंसर कितना आता है 10। तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि जिंट के जो अंदर नंबर लिखा है, जो ये 3x लिखा हुआ है, ये x के 1 से लेके 2 तक वैरी कराने पे ये कैसे वैरी कर रहा है। तो जब हमने 3x में x को डाला 1 तो उसका आंसर आया 3, जब x को डाला 2 तो उसका आंसर आया 6, और डायरेक्टली लीनियर फंक्शन है तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये बड़े काम की लाइन है, अभी कम दिखेगी पर ऑब्जेक्टिव में बहुत काम की है। तो जो 3x है वो वैरी कर रहा है 3 से लेके 6 तक। तो जब ये जिंट के अंदर वाला नंबर 3 से 6 तक वैरी कर रहा है, तो जिंट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये नंबर 3 से 6 तक वैरी कर रहा है। तो जिंट पूछेगा कि ये बताओ कि ये नंबर 3 से 4 कब है। तो जिंट x के अंदर वाला नंबर, जब ये 3x 3 से 4 के बीच में होता तो जिंट का आंसर 3 आता। जब ये 3x 4 से 5 के बीच में होता तो जिंट का आंसर 4 आता। जब ये 3x 5 से 6 के बीच में होता तो जिंट का आंसर 5 आता। अब 3x 3 से 4 के बीच में कब है? जब x 1 से लेके 3 से डिवाइड कर दो, 1 से लेके 4/3 के बीच में। तो x के 1 से 4/3 तक वैरी करने पे जो 3x है उसने वैरी करना था 3 से लेके 4 तक, तो उसका जिंट कितना आता? 1। तो हम लोग को समझ में आ गया कि इसको तोड़ते कैसे। ये 4/3 से 5/3, फिर 5/3 से 6/3 दैट इज 2। तो हमें इस क्वेश्चन को इस रीजन से ब्रेक ऐसे करना चाहिए था, 1 से लेके 4/3, फिर 4/3 से लेके 5/3, फिर 5/3 से लेके 2 तक। और डायरेक्टली क्या करते, जिंट ऑफ 3x कितना बन गया 3, फिर ये 4 और ये 5।
देखो जिंट एक्स, याद रखना ये लाइन बहुत काम आएगी, आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। जिंट एक्स इज एक्चुअली अ कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट का आंसर क्या क्या आएगा, वो वैरी करेगा कि वो किन दो इंटीजर्स के बीच में, उसके ऊपर वैरी करता है। तो इस केस में हम लोगों ने इसको ब्रेक करा, तो एग्जैक्टली जो एक्सप्रेशन बननी चाहिए थी वो ये थी। तो हमारी कॉपी में अगर ये टर्म लिखी है तो हमारा कंसेप्ट राइट है, अगर नहीं लिखी तो इसको दोबारा करो, अगर नहीं लिखी तो इसको छोड़ो नहीं, इसको दोबारा करो। अपनी कॉपी में अब अपना राइट माइंडसेट बनाओ कि मैं इसको बोलने में कहाँ पे रुका। तो हमारी एक्सप्रेशन ये बननी चाहिए थी। अब इसके बाद इंटीग्रेशन इज सिंपली 3 टाइम्स 4/3 - 1 एंड सो ऑन। इंटीग्रेशन में कोई स्किल नहीं था, डायरेक्टली हमें क्लैरिटी है कि इसके बाद तो देयर वाज नथिंग एल्स टू बी डन। 3 ये क्या बन गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया 3x, वो हो गया 4x, ये हो गया 5x। ये जिंट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। सिंपली ये आ गया 3x और फिर ऐसे ही 4x और ये 5x। अपर लोअर हमने लिमिट पुट कराई तो आंसर आ गया 4। तो उसके बाद नथिंग स्पेशल वॉज टू बी डन, पर हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए। अगर ना केवल जस्ट टू शो यू, एक्चुअली जिंटेक्स का जो जिंट ऑफ 3x का ग्राफ होता वो भी अगर हम बनाते तो वो एग्जैक्टली यही बनता। देखो 1 से लेके हम सोचते हैं कि 3x जो है वो उसकी वैल्यू 3 कब है, जब x 1 है, तो उसकी वैल्यू 4 कब होती, जब x 4 होता। तो हम उसको अगर उसका ग्राफ भी बनाते तो भी ऐसे ही बनाते। 1 से लेके 4/3 तक इसकी हाइट रहती 3, फिर 4/3 से 5/3 तक इसकी हाइट 4 हो जाती, फिर यहाँ पे इसकी हाइट 5 हो जाती। तो हम इसका ग्राफ भी अगर बनाते तो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग यही बनती। तो हमारे माइंड में एक्चुअली क्लियरली बसा होना चाहिए कि हम इस टॉपिक में कर क्या रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है और इजीली होगा, पर उसमें भी भागना मत, इजीली उसको ब्रेक करो। अब ये करो। अब देखो टर्म थी -π/2 से लेके पाई तक मॉड ऑफ साइन एक्स। तो अब हमें ये क्लैरिटी है साइन एक्स के ग्राफ की वजह से। हमें साइन एक्स का ग्राफ आता है, वो ये होता है 0 से पाई और ये पीछे क्या है -π। तो अब ये सोचो कि हमने मॉडुलस को हटाना है, तो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि मॉडुलस के अंदर वाले नंबर को देखते हैं कि वो नंबर कब नेगेटिव है, उसको हटा देते हैं मॉडुलस को और उसके बाहर माइनस साइन लगा देते हैं, तभी वो पॉजिटिव बनता है, या और वो नंबर कब पॉजिटिव है। तो हमें दिखा कि देखो -π/2 से लेके हमने -π/2 के आगे इंटीग्रेट करना है। तो -π/2 से 0 तक हमें दिखता है कि साइन एक्स नेगेटिव है, -π/2 से 0 साइन एक्स नेगेटिव है, और 0 से पाई तक साइन एक्स पॉजिटिव है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना था कि सिंपली इसको ब्रेक करना था। ये बन जाता -sin x dx और फिर आगे 0 से लेके पाई तक सिंपली sin x dx। तो इस क्वेश्चन में जो अकेला टास्क था वो एग्जैक्टली ये टर्म को ऐसे ब्रेक कर पाना था। तो अगर हमने ये स्टेप राइट करा तो फिर आगे इस क्वेश्चन में कोई स्किल नहीं था। सिंपली इसको इंटीग्रेट करोगे इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ऑन सॉल्विंग 3 बन जाता। पर जो मेन स्किल था वो इस क्वेश्चन को देने का रीजन एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह की टर्म पे बेस्ड है, उसको भी राइट ब्रेक करो। अब देखो log x देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना था, हमें पता है कि log x कैसे बिहेव करता है। हम log x का ग्राफ जानते हैं, तो हमें ये पता है कि हमें सोचना क्या था कि log x जो है वो कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है, कहाँ पे 1/e से लेके e के बीच में। तो log x जो है ये पॉइंट है 1, तो हमें क्लैरिटी है कि जब x को 1 से बड़ा लोगे तो log x का आंसर पॉजिटिव आएगा, जब x को 1 से कम लोगे तो log x का आंसर नेगेटिव आएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो अब हमें क्लैरिटी है कि क्या करना चाहिए। जो 1/e है वो 1 से कम है, तो क्यों ना एक काम करें कि इस क्वेश्चन को तोड़ लें 1/e से लेके 1 तक और 1 से लेके e तक, बिल्कुल इतना सा काम करना था हमने। तो हमने इसको तोड़ लिया 1/e से 1 तक, वो हो गया -log x, मॉड हटाया और फिर 1 से लेके e तक सिंपली log x। अब log x का इंटीग्रेशन हमें आता है x डायरेक्टली x log x माइनस x। डायरेक्टली हम लोग को बाय पार्ट्स याद है कि log x का इंटीग्रेशन हमने करा हुआ है। तो अब log x को हम अलग से इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कैसे करना था, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स log x का इंटीग्रेशन रिकॉल करो कि हम कैसे करते होते थे, सिंपली बाय पार्ट्स log x × 1 करके। और तब भी मैंने कहा था कि इसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में ही रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काम आता है। नहीं तो इसको आगे सॉल्व कैसे करते, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स सॉल्व करा, इसका आंसर x log x माइनस x बना, अपर लोअर लिमिट फिल करी, आफ्टर दैट देयर वाज नो स्किल।
डायरेक्टली वैल्यू निकाली और ये अपना कंप्लीट फाइनल आंसर बनता। पर यहां तक लाना इस क्वेश्चन में पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हम इसको यहां से यहां ले आए, 1/e से लेके 1 तक माइनस लॉग एक्स डी एक्स, और फिर आगे 1/1 से लेके e तक सिंपली लॉग एक्स डी एक्स। तो हमारी कॉपी में एग्जैक्टली ये टर्म बननी चाहिए थी, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स 1/e से 1 तक, बाहर माइनस साइन, फिर एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स 1 से लेके e एज इट इज पॉजिटिव। अपर लोअर लिमिट हमने पुट कराई, डायरेक्टली आंसर ऑब्टेन करा, दैट इज इट। पर काम की बात क्या आती है कि हमारे माइंड में 100% क्लियरिटी के साथ फिटेड हो कि हमने इसको तोड़ना कैसे, और हम जानते थे अब, और बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जैक्टली सेम तरीके से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इनफैक्ट पता है क्या, अभी तो शुरू करा है हमने काम, हमें अभी थोड़े ही देर में क्वेश्चंस में हमारे माइंड में ये टेम्पटेशन बन जाएगी कि यार इंडेफिनिट ना लगाना पड़े, डायरेक्टली क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व हो। तो उसमें जो प्रॉपर्टी हम बहुत ज़्यादा बार यूज़ करेंगे ना, वो एक्चुअली ये वाली है, और हमें बार बार दिखेगी, हमारा मन करेगा ये प्रॉपर्टी लग जाए। तो प्रॉपर्टी क्या है पहले सुन लेते हैं हम, कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स निकालो या 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स निकालो, सेम आंसर आता है। क्या प्रॉपर्टी सुनी कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स का आंसर या 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स निकालो, सेम आंसर आता है। देखो उसका प्रूफ सिंपल है, प्रूफ में कोई स्पेशल बात नहीं, प्रूफ भी कर लेते हैं। मान लो मैं इधर वाले पार्ट में a माइनस एक्स का नाम t रख दूं, तो माइनस डी एक्स बराबर हो जाता डी टी के, माइनस डी एक्स आ जाता डी टी। तो जब a माइनस एक्स का नाम t रखा, तो जब x को 0 डाला तो t a आ गया, जब x को a डाला तो t 0 आ गया, मेरी टर्म बन गई माइनस एफ टी डी टी। अब इसकी लिमिट्स को हमने घुमाया, कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड, वो आ गया 0 से a एफ टी डी टी, माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया, लिमिट्स को घुमाया हमने तो सिंपली माइनस माइनस मिला के प्लस हो गया, बन गया। और 0 से a एफ टी डी टी बराबर होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स के, ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये और ये आपस में इक्वल हो गए, ये है सेंस। तो अब ये हमने कर लिया, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये हमने याद रख लिया कि अच्छा 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के। अब क्यों सुना कि ये इतनी काम आने वाली है, तो इसका आप सेंस नोटिस करो। मान लो किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया होता, और एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कितने इंटरेस्टिंग है ये प्रॉपर्टी। मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया होता 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब से पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो बहुत सिंपल हो गया, वो तो डायरेक्टली 1 है। हल्का सा चेंज कर लेते हैं, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। मान लो किसी ने हमें ये क्वेश्चन दिया होता, तो अगर हमें ये इनडेफिनिट से करना पड़ जाए तो पता नहीं ये होना भी था कि नहीं, तो इनडेफिनिट से हमें पता ही नहीं कि ये होना भी है कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि आज हमें एक नया टूल समझ में आ गया कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स सॉल्व करो या 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स सॉल्व करो, सेम आंसर आता है। तो अगर मैं इसका नाम रखूं मान लो i, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 से a x की जगह एफ एक्स डी एक्स की जगह x की जगह अगर मैं a माइनस एक्स भी डाल देता हूं तो भी सेम आंसर रहता है, तो आंसर तो आई रहेगा। तो साइन क्यूब क्या बन गया, साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स, डायरेक्टली लिख दूं कि वो बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स। साइन क्यूब x की जगह हमने लिखा a माइनस एक्स विच इज π/2 माइनस एक्स, क्या बन गया कॉस क्यूब एक्स। नीचे क्या बना, साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स विच इज कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। तो सिंपली 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही ये टर्म एक्चुअली ये बन गई। अब अगर मान लो इन दोनों को ऐड कर लें तो 2i बराबर आ जाता 0 से π/2, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और न्यूमरेटर में भी क्या आ गया, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, वो गया कट। ये दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल, क्या बना 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली 1x, उसमें वैल्यू पुट करी तो वो आ गया π/2, तो वहां से i बराबर आ गया π/4 के। ये हमारा आंसर है। तो देखो जो क्वेश्चन हमसे इनडेफिनिट के रूट से सॉल्व नहीं हो रहा था वो इस प्रॉपर्टी के पता होने पे अब हमसे इजीली सॉल्व हो गया। सो दिस इज द स्टोरी। तो ये प्रॉपर्टी देख के हमारा देखते ही हमें डायरेक्टली 0 से a वाली सिचुएशन देखते ही
देखते ही माइंड में ये आना शुरू होगा कि कहीं यहाँ पे 0 से a वाली प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई हो रही। तो इस थॉट को अपने माइंड में डालो और बहुत सिंपल है। ऐसे ही सोचो, एक क्वेश्चन और करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को केवल बनाने के लिए, और बहुत क्वेश्चंस करने हैं हमने एक्चुअली। मान लो किसी ने हमें टर्म दी 0 से लेके 5, सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो डायरेक्टली अगर सोचो हम इसको इंडेफिनिट के रूट से सॉल्व करना शुरू करें तो ये कितना पैनिक होने वाला क्वेश्चन था। हम कितना घबराते हैं, इसमें क्या करें, इसको एक्सपैंड करें, क्वाड्रेटिक बनाएं, ऊपर वाले को डील कराएं, मतलब बहुत टाइम लगाने वाला क्वेश्चन होता। तो अब वैसे नहीं करते। अब क्या सोचते हैं कि इसका नाम रखो i। अब अगर इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे तो जहां जहां पे x है वहां पे a माइनस एक्स अगर लिख दो तो आंसर सेम आता है। क्यों? हमारी प्रॉपर्टी है तो कि 0 से a की जगह x की जगह a माइनस एक्स डाल दो तो भी सेम रहती है टर्म। तो x की जगह आ गया 5 माइनस एक्स, ये बन गया 5 माइनस एक्स विच इज अगेन x। इन दोनों को हमने ऐड करा, 2i हो गया 0 से लेके 5, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, और न्यूमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गए ऊपर नीचे कैंसिल, अकेला 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन इज x, उसमें वैल्यू फिल करी, वो आ गया 5, तो वहां से i बराबर आ गया 5/2 के। ये आंसर है। तो ये है सेंस जो हमने अभी अभी नया सीखा। ये है सेंस जो हमने अभी अभी बिल्कुल नया सीखा, जो एक्चुअली फोर्थ प्रॉपर्टी है ये वाली, और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो सेम तरह की है। इनफैक्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी से फोर्थ प्रॉपर्टी डेराइव हुई है, ऐसे सोचो। फिफ्थ प्रॉपर्टी से फोर्थ प्रॉपर्टी डेराइव हुई है, वो भी दिखेगा। पर पहले क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये अपने आप करो, और बहुत सिंपल है, पर केवल हमने हैबिट डालनी है इसकी। अब ये करो, बिल्कुल सिंपल था, और इसको इनडेफिनिट से नहीं करना चाहिए था। क्यों? बहुत लंबा हो जाता। हमें सिंपली किसी ने कहा 0 से π/2, उसको देखते ही मन में आना चाहिए 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो इसका नाम रखा i, ये बन गया sin x अपॉन sin x प्लस cos x। इसमें हमने फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करी 0 से a वाली, तो जहां जहां पे x है वहां पे π/2 माइनस एक्स आ गया। तो sin π/2 माइनस एक्स क्या बन जाता है? cos x। नीचे आ गया cos x प्लस sin x। सिंपली 0 से a एफ एक्स डी एक्स की जगह 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स हमने अप्लाई कर दिया। ये बनी टर्म, इन दोनों को ऐड करा। अच्छा सुनो, बहुत काम की बात, केवल इन दोनों को ऐड करना या किसी किसी सिचुएशन में सब्ट्रैक्ट करना। अगर मान लो यहाँ पे 2i होता, यहाँ पे i होता, तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते। मल्टीप्लाई मत कर देना, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। डिवाइड भी मत कर देना, ये सब स्टेप्स नहीं करने, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटीग्रेशन में जब याद करो, एक इंटीग्रेशन को हम तोड़ लेते थे इनडेफिनिट को, वैसे ही सोचो। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इधर तो बनेगा 2i, दोनों की लिमिट सेम है, तो इधर 0 से π/2 बन सकता है एक साथ। जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, न्यूमिनेटर भी एक्चुअली sin x प्लस cos x ही बन गया दोनों को ऐड करके। ये ऊपर नीचे सेम बना तो कैंसिल, ये बना 1 का इंटीग्रेशन विच इज π/2, और वहां से i बराबर आ गया π/4 के। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और 10 सेकेंड्स में होना चाहिए था, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब से पहले अगर इनडेफिनिट में ये क्वेश्चन आता तो कितना पैनिक कराने वाला था। अब कुछ नहीं इसमें काम। इसका नाम रखा i, 0 से π/2 log ऑफ tan x। इसमें हमने फिर से अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, तो log ऑफ tan π/2 माइनस एक्स बना। log ऑफ tan π/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाना था? a माइनस एक्स। तो log ऑफ tan π/2 माइनस एक्स क्या होता है? डायरेक्टली log ऑफ cot x। इन दोनों को ऐड करा तो 2i बराबर आ गया 0 से π/2 log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x, और log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या हो जाता है? log ऑफ a इंटू b। वो tan x इंटू cot x कैंसिल होके 1 आ गया, log 1 बचा, और log 1 क्या है? 0। तो 2i आ गया 0, मतलब i इज 0। ये आंसर है। तो इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर हमारा सेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा ये नोटिस करो,
0 से a वाली प्रॉपर्टी का रेलेवेंस बहुत बहुत काम की बात है। इतनी काम की है कि हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा देखते ही, और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि ये मुझे लिखने से पहले पता था कि ये होने वाला है। देखो दिखना चाहिए, 0 से अप्लाई करोगे log ऑफ cot x बन जाएगा, दोनों को ऐड करोगे log 1 बनेगा विच इज 0। तो इस विजन को बिल्कुल साथ साथ क्वेश्चंस में बनाना शुरू करो, और कुछ नहीं है काम। कल को अल्टीमेटली जब स्कूल वाले क्वेश्चंस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बोर्ड वाले भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ऑब्जेक्टिव में इसमें अभी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग काम करेंगे। मेंस के लेवल तक भी इसमें कोई स्पेशल काम नहीं है। असली कहानी जो इंटरेस्टिंग बनेगी वो एडवांस में, और वो भी सिंपल है, सेंस राइट बनना चाहिए। तो इन बातों को राइट तरीके से पकड़ो कि हाउ एम आई एक्चुअली ऑब्जर्विंग दिस क्वेश्चंस, तो उसके बाद आगे वाला सारा काम सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बिल्कुल सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग पे अभी ये एक्चुअली फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि 0 से a की बजाय अगर a से b होता तो a से b fx dx का आंसर बराबर आता है a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स के। मतलब a से b fx dx और इसका आंसर, और a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, इन दोनों का आंसर सेम आता है। तो एक्चुअली जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने करी वो इसी से डराइव हुई। सोचो तो सिंपली अगर a को 0 ले लो और b को a लिख लो तो वही a माइनस एक्स बन जाएगा, जो हम अभी अभी देख के आए हैं। तो अभी आज वाली क्लास में केवल हम ये फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी सुन रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में केवल इस पे क्वेश्चन ही करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जाएंगे। पर सेंस क्या, देखो बहुत कम प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग फिफ्थ तक पहुंच गए, इसके बाद सिक्स सेवन्थ मतलब बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज बचती हैं। सेंस क्या है, अच्छा अब अगर डेफिनेट में सोचो तो जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ भी नहीं थी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने टर्म को तोड़ना शुरू करा, जिसमें हमने थोड़े से क्वेश्चंस करे। फोर्थ में हमने कुछ नई बात सुनी, फिफ्थ में भी अभी हम कुछ नई बात सुन रहे हैं, और फोर्थ और फिफ्थ नोटिस करो तो सेम तरह की है। पर इसके बाद अब देखो कभी ये कंफ्यूजन भी नहीं होती है एक्चुअली। जैसे अब ये क्वेश्चन आया, अब मतलब ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी देखी, प्रूफ इसका सेम है, a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लो, जैसे हमने फोर्थ करा था, प्रूफ सेम तरीके से प्रूव हो जाएगा। अगर कोई प्रूफ करना चाहे तो इसको सिंपली t लेके प्रूफ करे, माइनस डी एक्स डी टी हो जाएगा, और सेम तरीके से लिमिट चेंज होके सेम कहानी। अब इसकी यूटिलाइजेशन कैसे है, मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया 1 से लेके 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 6 माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन अब से पहले सोचो तो हमें नहीं आता था, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ता तो कितना पेनफुल क्वेश्चन था, तो हमने नहीं करना। हमने देखा कि इसमें x की जगह अगर a प्लस बी कितना बना 6 माइनस एक्स अगर डाल दो यहाँ पे तो सेम आंसर रहेगा। तो हमें समझ में आ गया कि ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। हमने डाला x की जगह a प्लस बी विच इज 6, ये आ गया 6 माइनस एक्स, ये बन गया 6 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स विच इज x। तो ये टर्म एक्चुअली ये बन गई। इन दोनों को ऐड करा तो 2i आ गया 1 से लेके 5, सिंपली डिनोमिनेटर दोनों का सेम, न्यूमरेटर भी ऐड होके वही बन गया जो डिनोमिनेटर है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में करा। ये दोनों टर्म्स ऊपर नीचे कैंसिल, 1 बना, 1 का इंटीग्रेशन x, वो आ गया 5 माइनस 1 विच इज 4, तो 2i आ जाएगा 4, वहां से i आ जाएगा 2। ये है काम। तो अब हमें एग्जैक्टली सेम तरह के प्रोसेस पे हमें ये भी पता है, x की जगह f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डाल दो, मतलब इस मशीन में जहां जहां पे x लिखा है वहां पे a प्लस बी माइनस एक्स अगर डाल दो तो आंसर देखो सेम रहता है। ये i है तो ये भी i है, सेम आंसर आएगा। तो हम इसमें इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टेप को यूटिलाइज करके इन क्वेश्चंस को इजीली ब्रेक कर लेते हैं। और इसमें भी साथ साथ स्किल जो है वो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो बढ़ेगा, पर जो सेंस है वो यही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सेंस क्या है, यही है। तो हमें बिल्कुल जड़ में ये समझ में आया होना चाहिए कि ये करा क्या हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो टर्म थी π/6 से π/3, कौन सी सिचुएशन आई, a से b वाली। तो मेरे माइंड में डायरेक्टली इसको पढ़ते प्रॉपर्टी आती कि इसमें a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी जो अभी अभी सुनी। तो इसका नाम अगर रखा मान लो i, तो i इज ऑल्सो इक्वल टू π/6 से π/3। जहां जहां पे x है वहां पे डाल दो a प्लस बी, तो 30 प्लस 60 क्या बन गया 90, वो डायरेक्टली आ गया π/2 माइनस एक्स, वो बन गया 1 प्लस रूट कॉट एक्स dx। तो i वाली 0 से a से b वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही ये टर्म एक्चुअली ये बन गई। और रूट कॉट एक्स एक्चुअली क्या होता है, 1 अपॉन रूट टैन एक्स। सिंपली इसको 1 अपॉन रूट टैन एक्स लिखो, और क्या दिखता है कि ऐसा करते ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ये बन गया रूट tan x ऊपर और डिनोमिनेटर में आ गया रूट tan x प्लस 1, वो सिंपली 1 प्लस रूट tan x ही है। इन दोनों को करा दो ऐड, इसे और पहले वाले टर्म को करा दो ऐड, तो 2i बराबर आ गया दिस प्लस दिस, इन दोनों को हमने करा ऐड, तो 2i आ गया सिंपली π/6 से लेके π/3, 1 प्लस रूट tan x और ऊपर भी 1 प्लस रूट tan x, वो कैंसिल हो गया तो अकेला 1 dx बच गया। और ये क्या बन गया सिंपली 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये आ गया π/3 माइनस π/6 विच इज π/6, तो 2i इज π/6, वहां से i आ गया π/12। ये आंसर है और बिल्कुल राइट होना चाहिए था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो रूट tan x पढ़ के हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इंटीग्रेट नहीं करना, अब इंटीग्रेशन से हम नेक्स्ट लेवल पे निकल आए। तो हमने देखो लास्ट क्लास में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और उससे पिछली क्लास में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एज एन एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एन एक्सटेंशन ऑफ इनडेफिनेट करा। अब हम उससे अगले लेवल पे आना शुरू हो गए, जहां पे हम लोग अब क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी से सॉल्व कर ले रहे हैं डायरेक्टली, या ग्राफ के थ्रू हम लोग उसका आंसर निकालने की कर रहे हैं। तो अब हम लोग उस सेंस में चले जाएंगे और वो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार में जब हम कुछ भी ऐसे का नाम सुनते हैं तो हमें नया लगता है, पर कुछ नहीं है इसमें काम। जैसे बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे इसको हैंडल करो। नेक्स्ट पूरी क्लास में हमने केवल क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए जो अभी तक जो हमने बातें सुनी उनकी एप्लीकेशन के लिए रेडी रहना इन द नेक्स्ट क्लास। तो पूरी तरह क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, फिर आगे बढ़ेंगे।